जी, इस वक़्त मैं यहाँ इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त आपसे मुख़ातिब हूँ और मुझे बराह रास्त लाहौर से जॉइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद इकबाल मलिक। इनका तारुफ़ बड़ा ही ज़रूरी है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद इकबाल मलिक 1999 में जब जनरल मुशर्रफ ने बगावत की थी, तो उस वक़्त ये वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के मिलिट्री सेक्रेटरी थे। और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक फौजी ऑफिसर ऐसे भी थे कि जिन्होंने किसी भी फौजी बगावत की मुज़ाहमत की, बल्कि 1999 में मैं खुद बतौर रिपोर्टर पाकिस्तान टेलीविज़न के अंदर मौजूद था, जहाँ पे ब्रिगेडियर जावेद इकबाल मलिक यूनिफ़ॉर्म में बतौर मिलिट्री सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ तशरीफ़ लाए और वहाँ पे पीटीवी के अंदर जो पहले से जनरल मुशर्रफ के हामी कुछ फौजी हुक्काम थे, उनको आके इन्होंने कन्फ्रंट किया और कहा कि प्राइम मिनिस्टर के हुक्म के मुताबिक जो खबर चलनी थी आर्मी चीफ की तब्दीली की, वो खबर चलाई जाए। और फिर नए आर्मी चीफ यानी जनरल ज़ियाउद्दीन के जो रैंक्स लगने की वीडियो थी, वो वीडियो चली भी, मगर उसके बाद फिर मज़ीद जनरल मुशर्रफ के हामी फौजी पाकिस्तान टेलीविज़न में दाखिल हुए और उसके बाद फिर हालात बदल गए। तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद इकबाल मलिक उसके बाद से फौजी कार्रवाई का सामना करते रहे। आर्मी एक्ट के तहत इनके खिलाफ इंक्वायरी भी हुई और इनको फौजी अदालत के ने सजाएं भी सुनाई, कुछ जुर्माने भी हुए, हम इन्हीं से जानते हैं। मगर असल बात यह है कि जनरल मुशर्रफ को जिन्होंने फौजी बगावत की थी और बाद में 3 नवंबर को दोबारा जो उन्होंने पीसीओ जारी किया था, उस इल्ज़ाम में आइन से संगीन गद्दारी के जुर्म में सजाए मौत हुई और वो मुजरिम ठहरे। उनकी पेंशन और बेनिफिट उनके मरने के बाद आज भी उनके अहले खाना को मिल रहे हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद इकबाल मलिक जो हैं, इनके ये अपनी पेंशन और मुराद के लिए आज भी अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं और ताज़ा तरीन एक रिट दरख्वास्त इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दायर की है और अदालत से इस्तदा की है कि उनकी पेंशन और मुराद जारी की जाए, जो एक फौजी कानूनी कार्रवाई के बाद रोक ली गई थी। तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद इकबाल मलिक, बहुत शुक्रिया। बड़े तवील अरसे के बाद मेरी आपसे गुफ्तगू हो रही है। 99 में जब आप पिस्तौल लहराते हुए पीटीवी में दाखिल हुए थे सीढ़ियों से ऊपर, तो मैं सबसे पहला रिपोर्टर था और फिर हमारा मुख्तसर बात हुई और मैं आपको कंट्रोल रूम तक भी लेकर गया था। मगर वो एक अलग वाक़या है। इस वक़्त ये बताएँ कि लाहौर हाई कोर्ट में जो आपने दरख्वास्त दायर की है, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? और आपकी पेंशन कब से रुकी हुई है और आपको किस किस्म की फ़ौजी अदालत के सामने कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा था? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता दूं। मैं मतियुल्लाह एक बड़े पुराने फौजी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। 1885 से हम लोग फ़ौज में हैं। मेरे ग्रैंडफ़ादर थे, देन माय अंकल्स स्टार्टिंग फ्रॉम 20s टू 40s। मेरे वालिद साहब 1945 में he was commissioned in the British Indian Army। तो विद दिस बैकग्राउंड ये तो मैं आपको कह दूं कि मेरी लॉयल्टी टुवर्ड्स द आर्मी कैन नॉट बी डाउटेड, नो वे। और आज भी जो हम मैं, मेरा पूरी फैमिली है, वी आर हाईली इंडेटेड टू द आर्मी। अब जहाँ तक वो आप इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं, अब देखें, आई वॉज पोस्टेड एज मिलिट्री सेक्रेटरी जैसे आपने बताया है, एंड इट्स अ GHQ पोस्टिंग। ये मेरी कोई पर्सनल पोस्टिंग नहीं थी, ना ही मेरा कोई पर्सनल लिंक था विद द प्राइम मिनिस्टर। जब ये कारगिल का इंसिडेंस हुआ है, आपको पता है, पूरा इल्म है कि आवर ट्रूप स्टार्टेड गोइंग वेरी अर्ली नवंबर दिसंबर 98 में, एंड एंड ऑफ द डे अनफॉर्चुनेटली इट वाज जो इसका मिशन था वो अचीव नहीं कर सके। तो इट वाज फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप मिशन अचीव नहीं करते तो यू आर अ फेलियर। इट वाज अ डिबैकल, प्रॉब्ली इससे बड़ा डिबैकल हमारी तारीख में नहीं हुआ, जहाँ इतने से अरसे में इतने लोग हमारे शहीद हो गए। हमने न्यूक्लियर एटॉमिक पावर होने के बावजूद हमें एक शिकस्त का सामना करना पड़ा, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट।
अब मुशर्रफ न्यू कि इसका कोर्ट मार्शल होना है या अकाउंटेबिलिटी होनी है अब बिकॉज ऑफ कारगिल, तो इससे पहले कि कुछ हो जाए उससे प्रीएम्प्ट किया एंड ही हैड प्लान्ड टू ब्रिंग मार्शल लॉ। इनकी प्लानिंग का कैसे पता चला? ये कब पता प्लानिंग चला? जनरली स्पीकिंग आप देखेंगे 111 ब्रिगेड में चेंजेस आए, कमांडर चेंज हुआ, सीओ चेंज हुए, और एक जनरल इंफॉर्मेशन जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी उसमें फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर हाउस के जो गार्ड थे, मेन गार्ड, उनके जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए उनके कानों में माइक लगे हुए थे, विच हैड नेवर हैपेंड। दे वर मॉनिटरिंग, कोई भी आता था प्राइम मिनिस्टर हाउस में या जाता था वो मॉनिटर हो रहा था, उसका पूरा रिकॉर्ड वापस जा रहा था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई मीन देयर आर मेनी वेज ऑफ चेकिंग अप, और हमें इंफॉर्मेशन भी आ रही थी फ्रॉम मेनी प्लेसेस कि जी ये देयर आर चांसेस ऑफ मुशर्रफ टेकिंग ओवर दी मार्शल लॉ में। एनीहाउ ये अच्छा, जस्ट क्विकली ब्रिगेडियर साहब, हम सिर्फ एक क्लैरिफाई कर दें। आपने कहा कि मिशन फेलियर था जनरल मुशर्रफ का। क्या ये मिशन हुकूमत की तरफ से असाइन किया गया था, प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर से ये कारगिल का ऑपरेशन मिशन हुआ था, या प्राइम मिनिस्टर को अंधेरे में रखा गया था? इसकी वजाहत कर दें, फिर हम आगे चले जाते। देखिए ये बिल्कुल इसमें प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल अंधेरे में रखा गया था, और जहाँ तक इस पूरे मिशन का ताल्लुक है, इसमें बेसिकली 3-4 लोग थे, ऑफिसर्स थे जो के इन्वॉल्व थे। बिसाइड जनरल मुशर्रफ, जनरल अजीज जो कि सीजीएस थे, जनरल महमूद जो कि कमांडर 10 कोर थे, और एफसीएनए के जो जीओसी थे जनरल जावेद वो, और इसके अलावा एमओ डायरेक्टरेट में जनरल तोकीर, ये भी बाद में इंडक्ट हुए थे। बेसिक प्लानिंग में ये 3-4 लोग थे, और इनका जो अपनी कैलकुलेशन में इनके लिहाज से सक्सेस जो है वो डिपेंड्स अपॉन सीक्रेसी ऑफ द मिशन। लेकिन नवाज शरीफ को किसी ब्रीफिंग में नहीं बताया गया था, क्योंकि दावा किया जाता है जनरल मुशर्रफ की तरफ से कि नवाज शरीफ को ब्रीफ बिल्कुल किया नहीं। गया। मैं जो मिलिट्री सेक्रेटरी था, बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि ट्रुप्स ने मूव करना शुरू कर दिया था नवंबर-दिसंबर 1998 में। वाजपेयी साहब जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर, वो आए फरवरी में, और फरवरी में लाहौर आए, और उसमें ये मुशर्रफ यानी आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ सारे आए हुए थे। इनका दे वर इंट्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड टू द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो उस जो मीटिंग थी उसमें जो 6 पॉइंट थे, उसका लुबे लबाब यह था कि वी मस्ट रिजॉल्व द कश्मीर डिस्प्यूट एंड गो टुवर्ड्स अ सॉर्ट ऑफ अ नो वॉर पैक्ट सिनेरियो, ताकि दोनों जो इंडिया और पाकिस्तान है वो अपने अवाम के लिए बेनिफिशियरी हो, या जो अटेंशन है दैट शुड बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स द पीपल। विद दिस बैकग्राउंड, उधर से जनरल मुशर्रफ, ही न्यू एट दैट टाइम ये क्या कर रहा है, एंड कंटिन्यूअसली ये हमारे ट्रुप्स जा रहे थे। बाय दैट टाइम the prime minister or the government came to know, it was somewhere in first week of May. अब एग्जैक्ट डिटेल्स मुझे डेट्स याद नहीं है, और जनरली ये टाइम था, और वो इनको पता इस तरह लगा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने इनको कॉल किया और कहा कि आपने हमें लाहौर बुला के बगल गिरे हुए, फिर हमारी कमर में आपने छोरा कौंप दिया। तो पूछने में पता लगा कि उन्होंने कहा अपनी सेना से पता करें, आस्क टू मिलिट्री व्हाट दे आर डूइंग इन दैट एरिया, दराज कारगिल। तो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज हाउ हमारी प्राइम मिनिस्टर हाउस में डीसीसी वाज कॉल्ड, डिफेंस काउंसिल ऑफ द कैबिनेट, उस जमाने में 2 दिन बाद इस मीटिंग में फर्स्ट टाइम रिवील किया गया। इसमें जनरल मुशर्रफ था, साथ उसके कमांडर 10 कोर जनरल महमूद, और सीजीएस, और जो डीजीआईएसआई थे जो बाद में चीफ बने जनरल ज़िया, वो थे, एंड द कंसर्न पीपल ऑफ द कैबिनेट जो डील करते हैं विद डिफेंस मैटर्स। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम, और उस मीटिंग में ये एक जनरल कंसेंसस था कि ये जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। उसमें मुशर्रफ ने पहली बार एडमिट किया कि वी आर इन देयर। यस, इन्होंने खाली एडमिट नहीं किया, इनको जब बताया गया, बल्कि जब जनरली मीटिंग का कंसेंसस था इंक्लूडिंग नेवल चीफ एंड एयर चीफ कि नन ऑफ अस इज इन पिक्चर इन केस इट ब्रेक्स आउट इनटू ऑल आउट वॉर, तो ना नेवी तैयार है ना एयरफोर्स तैयार है, एंड आई एम श्योर सिवाय इन 4-5 लोगों के इवन द कोर कमांडर्स डिडंट नो कि व्हाट इज हैपनिंग इन दैट एरिया, दराज कारगिल में।
So unfortunate है ये कि they thought secrecy will be a weapon of victory, which they were totally mistaken. और इनके दिमाग में ये भी था कि ये जब हम बैठ जाएंगे वहां तो फेट अकम्पली हो जाएगा. इंडियन जो हैं they will take it as a fait accompli and there will be no clashes, barring ज़बानी जमा खर्च हो गया and the thing will be over and they would have taken the area. It's so unfortunate, so unlike, so yani it was a strategic failure of Gen MUSHARRAF and his party, and the blame was taken by the army, which is very unfortunate. Army, we have a great army, and this blame should have gone only to one man, the decision maker, and that was Gen MUSHARRAF. तो ये है जी उसका बैकग्राउंड. अब प्राइम मिनिस्टर डिडंट नो, द आर्मी नेवल चीफ, एयर चीफ डिडंट नो, द कैबिनेट डिडंट नो. उस पे इन्होंने जो बताया, रिलीफ किया, मैप पे एक्सप्लेन किया जनरल महमूद ने, कमांडेंट एंड कोर ने. बेस्ड ऑन दैट एक काफी डिस्कशन हुई जिसमें ये हुआ कि जी ये हम इससे क्या अचीव करेंगे, व्हाट आर वी प्लानिंग टू अचीव. कि जी हमारा उसने कहा जी कश्मीर तो उसे अब नहीं ले सकते, ये तो बिल्कुल एक कोने में एरिया है जिसका कोई पॉलिटिकल या मिलिट्री ताल्लुक नहीं है विद द मेन कश्मीर वैली. सेकेंडली उन्होंने कहा जी दिस इज टू स्टॉप द इंडियन लॉजिस्टिक्स टू देयर एरियाज जो उसके आगे आते हैं, सियाचिन एंड ऑल दोस एरियाज. इस पे भी बात हुई कि जी ऑलरेडी वी आर कवरिंग दिस, बीइंग आई एम एन आर्टिलरी ऑफिसर and I know with the help of long range guns we were already covering this logistic route द्रास कारगिल वाला. बल्कि आर्टिलरी शेलिंग से हमने उनके लॉजिस्टिक डंप भी ऑलरेडी उन पे हमने फायर किए थे और तबाह किए थे. इट इज ऑन रिकॉर्ड, इट्स ऑन रिकॉर्ड, ये एफसीएनए के रिकॉर्ड के ऊपर है. सो आई विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल बिकॉज़ वो probably it will be out of the scope of it. प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पे रिएक्ट क्यों नहीं किया एज प्राइम मिनिस्टर, और उसी वक्त इमरान के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? अब इस पे ये हुआ कि once the briefing was done, as I said, consensus ये था कि this we should, in fact best is to call it off. We are a nuclear state and ये एक flexing और मसल, यानी कि न्यूक्लियर स्टेट बनने के फौरन बाद ये जो मिलिट्री कार्रवाई है ये आपे से बाहर होने वाली बात है. ये तो कहते हैं ना पंजाबी होछापन है कि suddenly you are powerful and you are trying to flex your muscle. So consensus है कि it should be, we should finish it off, call it what Indians are calling कि मुजाहिद ने किया है, and you know that's it. Anyhow, जब when the situation became very nasty for Musharraf and there was pressure from all sides, Musharraf requested the Prime Minister कि जी can we have a meeting one to one. Unfortunately, Prime Minister agreed to this meeting. He should not have. He should not have because the DCC को जो बुलाने का मकसद था वो यही था कि थ्रेड बेयर इसी पे डिस्कशन होए और जो भी लाहे अमल है whatever is the follow up वो यहाँ डिसीजन होए. अगर वन टू वन करनी होती तो डीसीसी बुलाने की जरूरत ही नहीं थी. एंड दिस वाज फेल्ट बाय एवरीबॉडी. व्हेन मुशर्रफ के कहने पे नवाज शरीफ द प्राइम मिनिस्टर वेंट टू हिज ऑफिस, दिल्ली के दोनों, तो पीछे एक किस्म की क्रिबिंग थी. नेवल चीफ, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मीटिंग हुई ये दे लेफ्ट, ये तो हमारा दिस वाज इन द कॉन्फ्रेंस रूम जो मीटिंग डीसीसी हो रही थी. तो पीछे इन सब ने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर को अकेले क्यों जाके बात करें, ये तो हम सबको हमारे सामने बात होनी चाहिए बिकॉज जितने लोग हैं सारे, ये तो मकसद इनका एक ही आने का कि क्या इस जंग को चलना है, रुकवाना है, क्या हुआ है और हमें पता चले. Anyhow, cutting a long story short, when Musharraf and Nawaz Sharif came back, तो नवाज शरीफ ने उसको कहा कि देखें आपके कहने पे आप कह रहे हैं हम बड़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, स्ट्रांग पोजीशन पे हैं एंड विक्ट्री इज श्योर. तो नवाज शरीफ ने उसको ये भी कहा कि अगर आप मिलिटरीली इंडियंस को रोक सकते हैं तो नवाज शरीफ को अगर बम भी चलाना पड़ा, तो बम मीन एटम बम चलाना पड़ा तो आपके लिए चला देंगे, मगर अगर आप नहीं रोक सकते, ये मुनासिब टाइम है कि हम इसको वी शुड कॉल इट क्विट्स, विड्रॉ कर लें, इसको हम खत्म कर दें, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर भी जंग जा सकती है अगर एस्केलेट होगी तो ये जी दिस इज अ प्रूफ आल्सो कि जी देर ना दी गवर्नमेंट को नहीं पता था, अगर नेवल चीफ, एयर चीफ को नहीं पता, कोर कमांडर्स को नहीं पता, गवर्नमेंट को नहीं पता, तो ये एक दिस वाज अ माचो और अ काउबॉय टाइप ऑफ इफेक्ट क्रिएटेड बाय मुशर्रफ, थिंकिंग कि सरप्राइज उसके पास है, सीक्रेसी उसके पास है, देयरफॉर इंडियन विल कीप क्वाइट, व्हिच वाज टोटली स्टूपिड. ये रिपीट हुआ है 65 वॉर, जिसमें द आर्मी वाज वेरी श्योर कि जो बैटल कश्मीर में हो रहा है अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल ये यहीं रहेगा, बट इंडियंस ओपन अप 65 वॉर में, दे ओपन अप
all over the international border, or and we all know the consequences. तो अच्छा, ये सब कुछ मई में हुआ ब्रिगेडियर साहब, ये सब कुछ मई में हो रहा है और 5 महीने लग गए प्राइम मिनिस्टर को ये फैसला करने के लिए कि जनरल मुशर्रफ को हटाना है, और ये मेन वजह थी बकौल आपके। अच्छा देखें, अभी हुआ ये कि जब ये मई का हो गया, इसके बाद जो रिकंसिलिएशन का सिस्टम होता है, बैक चैनल डिप्लोमेसी, वो शुरू हो गई। इसमें मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता अभी। मकसद ये था कि लेट्स रिकंसाइल, द प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ रिकंसाइल करें एंड मूव ऑन, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन के चलाने के बाद विद सैंक्शंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन अस, डिस्पाइट दैट हमारी इकोनॉमी वाज इन एक्सीलेंट कंडीशन। We were having, आपको पता है कि सऊदी अरेबिया से हमारी ऑयल की डील हुई थी on deferred payment and so many other things. Pakistan was in good shape. There was no reason for any military action in the shape of martial law. So ये reconciliation तब जा रहे थे। In the process आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने जनरल मुशर्रफ को चेयरमैन जॉइंट चीफ के सेकंड हेड की बना दिया था। So now Musharraf was army chief as well as the chairman joint chief. और इसका बुनियादी मकसद यही था, लेट्स रिकंसाइल। बट वो मैं अभी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता। द फैक्ट इज दैट मुशर्रफ न्यू कि सूनर देन लेटर समथिंग इज गोइंग टू हैपन एंड ही विल बी चार्ज शीटेड। नाउ इसको एंड मीनवाइल मुशर्रफ हैड क्रिएटेड मीडिया के थ्रू या एक ही बिकेम द ट्राई टू बिकम द कारगिल का हीरो। ठीक है जी, कि कारगिल he was trying to project himself as hero of Kargil. Now मैं आपको यही बताता चलूं कि जब हमारी situation was not good, यानी militarily we were not very comfortable and things were going against us, so Musharraf requested Prime Minister that please make it look like a political withdrawal because it can have bad consequences. So based on that, again cutting a long story short, I was in that delegation. We went to Washington for a meeting with the American President Clinton. That was 4th of July. Holiday. That was 4th of July. So आप देख लें कि May, June, July. No, because by 4th of July or by end of June, things had become very negative for us. Anyhow, इस स्टेज के ऊपर when we were in Washington, वहाँ मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं जो कि since very few people, 3-4 people, हमें पता है एक्चुअल, बाकियों तो हमें क्या सराइयां हैं, लोगों से सुन के बातें करते हैं, they don't have direct information, none of that. ठीक है जी। तो वहाँ प्रेसिडेंट क्लिंटन was on telephone call with Indian Prime Minister वाजपेयी। Already. जी, जब आप गए तो उसके बाद कॉल मिलाई गई, क्या इनिशिएटिव था? होता यह था कि नेगोशिएशन में तो प्राइम मिनिस्टर के लग जाता था, उधर से प्रेसिडेंट क्लिंटन, यानी बिल्कुल, और डिस्कशन भी हम सारे होते थे। तो ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन द प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड के इसको कि सिंस वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट एंड बोथ ऑफ अस आर न्यूक्लियर स्टेट एंड देयर कैन बी अ न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट ओवर देयर, देयरफॉर इसको आप एक पॉलिटिकल विड्रॉल करें। उस पे उसने कहा कि शुरू तो आपने की है, you are at fault, why should I tell them, India that is, for a political withdrawal? And Vajpayee was on the telephone. Vajpayee, बिल्कुल like any Prime Minister of India or any country should say it, उसने कहा ये शुरू उन्होंने की है, we have now got an upper hand, why should we withdraw? So इसके ऊपर फिर जो एक you can say the very powerful argument ये था हमारी तरफ से या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि in case it escalates into a nuclear war, President Clinton, you will be responsible, or words to that effect. It was on this premise that President Clinton intervened and the war, it became a political withdrawal. बाकी सबको पता फिर क्या हुआ, we came back and whatever happened. And political withdrawal के बाद, the situation was controlled and I'm sorry, आपकी आवाज शायद, हाँ अभी सॉरी बीच में वो कॉल आ गई थी। अच्छा, तो ये है कि क्रेडिट गोज टू, नहीं आप कुछ कह रहे थे जो मिस हो गई हमसे, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये
कि आपकी कॉल आ रही है सर को कि आर्बिट्रेशन के लिए कि ये इस पॉलिटिकल विड्रॉल के लिए नहीं तो इट वुड हैव बीन यू नो सिचुएशन वाज नॉट गुड एंड इट कुड हैव एस्केलेटेड इनटू एनीथिंग। ये तो अच्छा नाउ जब ये सारा हो गया उसके बाद दी कारगिल का जो जीरो था प्राइम आर्मी चीफ ही वांटेड टू बी अ हीरो। तो वो आपको पता फंक्शन हुए अवार्ड दिए जा रहे हैं 2 निशाने हैदर मिले जो कुछ हुआ they all deserved it because tactical lower level पे our people did excellent। हमारा failure था strategic level का। strategic level का decision making was absolutely immature if I may say। ठीक है and this brought a bad name to the great army of ours। Pakistan army earned a bad name just because of one man's immature and macho type attitude। अच्छा अब मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ यहाँ नाउ बेस्ड ऑन दिस जब ये हो गया when he was made a hero now we got the information we mean the prime minister and this that Musharraf is planning now to topple the government जिसका मैंने आपको पहले थोड़ी बहुत डिटेल दी है। It was in this that the prime minister decided to change the army chief। Now my role and this decision was in principle taken long before 12th of October। It was taken some time before that but I mean, nobody in September even, somewhere in September नहीं I don't know because I am not privy to that। okay। मुझे इतना पता है मुझे जब पता चला है तो प्राइम मिनिस्टर I was in the prime minister house and the prime minister was in Lahore so he summoned me there। वहां मैं पहुंचा and we went out you know मेरा मोबाइल भी लिया अपना मोबाइल भी लिया switch off किया and he told me that everything is being taped Model Town and Rywand and whatever ठीक है जी even the prime minister house even our telephones we had a list of people to tape हो रहे थे जिसमें हम सारे शामिल थे। तो we went out in the lawn there after walking for 10-15 minutes he was trying to weigh कि मुझसे बात करे कि ना करे and then he realized कि मैं बात कर लूं so he talked to me कि ब्रिगेडियर साहब I have decided to change the army chief and so the reason of course being Kargil because we need to go for accountability। तो आप क्या कहते हैं? मैंने कहा सर पहली बात तो ये है कि it's too late। Either he should have been changed immediately after the incident जब आप अमेरिका गए थे उसके जाने से पहले या फौरन आने के बाद आइडियल बात जाने से पहले because then prime minister could have gone to America with the upper hand with a position of strength कि देखें जो कुछ हुआ we are not at fault जिसने किया हमने उसको you know we have got rid of it। anyhow मैंने कहा एक तो बहुत लेट हो गया। नंबर 2 मैंने कहा सर आपके सामने एग्जांपल है जनरल ज़िया का he took Bhutto to the gallows and General Zia did not have the skeleton जो इसके पास है that Kargil वो तो उसने किया था किसी और वजह से क्योंकि the nation was in turmoil and bad shape। अब तो वो नहीं था अब तो nation was in good shape everything was fine and only that he had lost the Kargil thing जिसका मैं negative effect आ रहा था। so इस स्टेज के ऊपर मैं कहा सर अभी आप देखें ये जहाँ तक ताल्लुक है मुशर्रफ का इसके पास तो बहुत बड़ा रीजन है to get rid of you right so if you do it in my opinion he will take you to the gallows and not only you but all those people who are privy to whatever has happened Kargil। and number 3 मैंने कहा सर you had changed the previous army chief General Jangir Karamat just a year before so within a year changing another army chief will go negative will not be taken positively by the military by the army। being an army man I knew the military psyche तो मैं कहा इन सब चीज को मद्देनजर रखते हुए I strongly recommend that don't change him now you will get at the appropriate time you can but not right now because this is not the right time। but you said Musharraf was already planning आपके पास रिपोर्ट्स आ रही थी कि गवर्नमेंट को वो ओवरथ्रो करने वाले हैं वो प्लानिंग थी yet you thought कि उनको चेंज नहीं करना चाहिए कोशिश नहीं करनी चाहिए
वो इसलिए मतियुल्लाह कि आई एम अ मिलिट्री मैन and you might know that I had a pretty good career and I understand strategy to some extent. Musharraf wanted कि पहला step Nawaz Sharif ले, because then he gets the legitimacy of doing whatever he did. This is what I feared, and I told Nawaz Sharif, मैंने कि अगर करता तो करने दें, you will be having a moral ground. But before you change, if you have to change at any stage later, first take the nation into confidence. Publicly do it. Share with them what happened on Kargil. And जो नया whosoever is the new army chief, he should immediately be taking over. Yani right in that whatever meeting you do in the Prime Minister House or whatever. ये नहीं है जैसे अभी आप कर रहे हैं. हाँ, एक चीज और मैंने ये भी कहा, मैं कहा सर अभी तो जनरल मुशर्रफ इज इन श्रीलंका एंड इफ यू चेंज हिम, आई डिडंट नो कि वो जहाज में भी आ रहा है नहीं आ रहा, पर ये उस वक्त श्रीलंका में था. तो मैं कहा ये भी इट विल नॉट बी टेकन वेल, इट विल बी टेकन एज सॉर्ट ऑफ एक कॉवर्डिस अप्रोच लगती है, एक कमजोर अप्रोच लगती है कि वो उधर आप उसको चेंज कर रहे हैं. लेट हिम कम डाउन, देयर इज अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट एंड ही इज गिल्टी ऑफ कागल. देयर इज नो टू ओपिनियंस ऑन दैट. आज तो पूरी आर्मी को पता है, बल्कि पूरे पाकिस्तान को पता है. उस वक्त तो उसने काफी छुपाने की कोशिश की थी, बट वो कहते हैं ना, सच ने इवेंचुअली जाहिर होना होता है. तो सच जाहिर हो गया, आज तो हर एक को पता है. एंड प्लस मेनी अदर थिंग, जो उसके बाद उसने मार्शल लॉ के बाद जो किए हैं, जिसमें द वे ही अलाउड द अमेरिकन्स टू इन्वेड अफगानिस्तान, द वे ही सबमिटेड टू द अमेरिकन विल 100%, मेड अ कॉलोनी. थोड़ा सा पीछे आते हैं, फिर हम आगे चलते हैं. तो आपने उन्हें रोका था कि जनरल मुशर्रफ को पाकिस्तान लैंड करने के बाद जो डिसीजन करना है, आपने कहा उस वक्त करें, पहले ना करें. मैंने उनको उस वक्त ये भी नहीं कहा, मैंने उसको यही कहा था कि डोंट डू इट. आर्मी में जो मैं 3 पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है. एंड इन अ लेटर डिस्कशन मैं कहा कि लेट हिम लैंड. वो होने के बाद देयर विल बी एम्पल टाइम टू टेक द राइट डिसीजन, राइट, प्रॉपर तरीके से. जो तरीका है जिसको हम कहते हैं, जो इसको सिखाया हुआ तरीका है, फौज में कहते हैं, तो प्रॉपर वे ऑफ डूइंग. 12 अक्टूबर आ गया. अच्छा, अब मैं आगे 12 अक्टूबर जी, अब आ जाए 12 अक्टूबर सुबह के बाद. हाँ, 12 अक्टूबर में जो हम, आपको पता है कि वी गॉन टुवर्ड मुल्तान साइड, प्राइम मिनिस्टर एंड इन टीम, शुजाबाद टू बी वेरी एग्जैक्ट. अब उस जहाज में जनरल ज़ियाउद्दीन एज ए डीजी आईएसआई and Nawaz Sharif's son, General Hussain Nawaz, they were there along with Mr. Naji. And they were preparing the speech जो कि डिलीवर होनी थी, जो उस वक्त तक ये था कि मुशर्रफ has not been changed, जो डिलीवर होनी थी बिफोर चेंजिंग मुशर्रफ. ठीक, वो स्पीच लिखी जा रही थी, राइट. एंड सो दे स्टेड इन द एयरक्राफ्ट, एंड वो जो व्हाटएवर पॉलिटिकल जलसा था वो करके जब वापस पहुंचे, while we were coming back to Islamabad, the Prime Minister asked me to get Secretary Defense, General Iftikhar, and his Principal Secretary, Mehdi, Sayyid Mehdi, at the tarmac at the airport, and that they would travel with him in the car, same car. And I said, okay. So I tried to contact them. I could contact General Iftikhar, and he came to the airport, but I couldn't contact Mehdi Saab. But by the time we contacted him, it was too late. So he didn't come to the airport, but he went straight to the Prime Minister house. So in the car, जिसमें I was the co-driver, आगे बैठा था मैं, पीछे जनरल इफ्तिखार and the Prime Minister was sitting. उस कार में मियाँ साहब shared कि जी मैंने तो ये डिसीजन लिया है कि I'm going to change the army chief and replace him because of Kargil and because of whatever he is trying to do to ridicule the government. तो उस पे जनरल इफ्तिखार, who was there in that meeting also, जो DCC meeting थी, जिसमें he also pointed out as a military man कि ये तो कोई तरीका ही नहीं है कि आप गवर्नमेंट को आपको पता ही नहीं, किसी और को पता नहीं, और आप ये कर रहे हैं. बहरहाल उन्होंने कहा, सर, हैव यू कंसिडर्ड ऑल ऑप्शंस बिफोर रिमूविंग हिम?
तो मेरी इनपुट मियां साहब के पास थी. आई थॉट ही विल से समथिंग बट ही सेड नहीं, आई हैव कंसीडर्ड ऑल ऑप्शंस एंड इट्स नाउ टू लेट फॉर एनी मोर डिले, देयरफॉर आई हैव डिसाइडेड टू चेंज इट. उन्होंने कहा किसको बता रहे हैं नया, हु इज द न्यू चीफ? तो उस पे उन्होंने फर्स्ट टाइम कहा कि ये है जनरल जियाउद्दीन, राइट. उससे पहले ये पीपल वर गेसिंग कि कौन होएगा जनरली स्पीकिंग. सो इस पे जब उन्होंने ये बात की तो फिर जनरल इफ्तिखार ने जवाब में कहा कि सर वैसे इन प्रिंसिपल दिस डिसीजन इज राइट because the naval chief and the air chief, they all feel let down because of Kargil, because it was kept secret, and there is a need to have a more mature army chief. Words to that effect. इतनी देर में हम we reached the Prime Minister House. वहाँ मैदी साहब उनको मिल गए and Prime Minister ने कहा जो मैदी साहब वो आप बना लें the retirement order of Gen MUSHARRAF and appointment of General Zia as a new army chief. ये कह के he went to his private chambers, and Sheikh Majid Sahab and General Iftikhar, they came with me to my office where they whatever they had to draft, they drafted. And once it was drafted, meanwhile, the Prime Minister and ये इसमें थे Prime Minister थे, General Iftikhar थे, Sheikh Majid थे, and मैं था और अजीम हम लोग थे. We went into the small conference room, okay, which is right in front of the steps ऊपर जाते हैं Prime Minister House में. वहाँ बैठे थे, वहाँ ये ड्राफ्ट आ गया, मियां साहब ने देखा, then he asked me to now call General Zia. So I called him. He came to the house. He was in fact in his office at that time, and it was about 4 o'clock, about 4 o'clock it came. उस पे उनको बताया गया कि you were the new army chief and मुबारकबाद and all that. तो मैं क्योंकि बड़ा apprehensive था, I was very apprehensive because मैंने ये बात पहले Prime Minister नवाज शरीफ से की थी कि this can have very serious consequences. He is not going to take it easy, Musharraf. ये counter करेगा. He can do what Zia did. He is going to do. He is ready for it. He is absolutely ready. So it can't be कि आप कर दें and everything will go straight. वो नहीं हो सकता because Kargil उसके the skeleton of Kargil is in his closet. इस पे जनरल जियाउद्दीन और वो जो करने का बात तो प्राइम मिनिस्टर सेड कि मैं आई एम गोइंग टू गो टू द प्रेसिडेंसी, इसके ऊपर साइन कराने के लिए ऑन द नोटिफिकेशन लेटर. सो आप तो ही वेंट टू द प्रेसिडेंसी, तो वहां से वो साइन करा के ले आए फ्रॉम द प्रेसिडेंट, जिस पे उन्होंने लिखा सीन एंड दे भी साइन किया. मीनवाइल जब ये थोड़ा वो चले गए तो आई आस्क्ड जनरल Zia, मैंने कहा सर इट्स नाउ 4 o'clock and you know Kargil is in the background. The CBS is Musharraf's man, General Aziz, accomplice to Kargil crime. Corps Commander General Mahmood, again accomplice to Kargil crime. तो जो entire team है जो कि ये स्मूथ टेक ओवर कर आपके लिए जरूरी है, वो पूरी की पूरी टीम जो है वो तो मुशर्रफ की टीम है. So how do you plan to take over? तो उस पे उन्होंने कहा कि I am going to get a new CGS and the new Commander 10 Corps. उनको फिर बाद में जनरल मुझे नाम भी याद आ जाएंगे, तो इनको बताया. एंड मेरा उस पे ये था, वी वॉकिंग द कॉरिडोर दैट टाइम, मैंने कहा सर ये तो अभी आएंगे एंड आई एम वेरी अनकंफर्टेबल, मतलब आई फियर समथिंग इज गोइंग टू हैपन. उन्होंने कहा जावेद तुम तो कभी जिंदगी में घबराहटी टाइप नहीं थे, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं कहा सर मेरी कैलकुलेशन ये है because I know certain things which probably you know as a military secretary you know. So anyhow, long story, but it happened. उन्होंने कॉल किया, फिर कुछ अफसरों को कॉल किया. उन्होंने जब हम उनके मेरे ऑफिस में आ गए तो जनरल ज़िया ने कहा कि आप मुझे प्लीज मिलाएं सारे कोर कमांडर से. एंड सबसे पहले जो इन्होंने बात की, जो सीजीएस इनको बनाया था, युवा जनरल अकरम फ्रॉम आर्मर्ड कोर, जनरल अकरम को कॉल की, वो घर पे थे, उनसे बात होगी. फिर उनका जनरल सजाद हैदर थे मेरे ख्याल में, जो बाद में जिनको कमांडेंट को 10 कोर बनाना था, ही वाज प्लेइंग गोल्फ इन द पिंडी क्लब. उनको वहाँ गोल्फ कोर्स पे मैंने मिलाया, मैसेज, इन्होंने बात यही करते थे, मैंने बात किसी से नहीं की. ही टोल्ड देम कि आई एम द न्यू आर्मी चीफ, उन्होंने मुबारकबाद दी एंड ही सेड कि प्लीज कम ओवर टू द प्राइम मिनिस्टर हाउस. दोनों को बताया. देन ही कॉल्ड जनरल उस्मानी, कमांडर कराची कोर.
जनरल उस्मानी को भी इन्होंने यही कहा कि आई एम द न्यू चीफ एंड व्हाटएवर, एंड व्हेन जनरल मुशर्रफ लैंड्स, प्लीज रिसीव हिम एज अ रिटायर्ड आर्मी चीफ एंड टेक हिम टू द गेस्ट हाउस। Then he called few more generals, I can name them, जिनसे से बात हुई, उनके रिमार्क्स मुझे पता है। So everybody by and large मुबारकबाद दी उन्होंने सबने, and even the one who became deputy army chief later on, ठीक है जी, तो इन सब ने मुबारकबाद दी कि ठीक है, it was a कारगिल की वजह से it was a requirement to have the new command. Now जब ये सब हो गया, इतनी देर में प्राइम मिनिस्टर came back from the presidency and the notification वो था जिस पे ये हुआ था रिटायरमेंट एंड अपॉइंटमेंट का, दिस वाज ड्यूली एंडोर्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। व्हेन ही केम बैक, दैट इज वेयर ही अगेन सेड कि जनरल ज़ियाउद्दीन को बुलाएं मेरे ऑफिस में। सो जनरल ज़ियाउद्दीन वाज सिटिंग इन माय ऑफिस एंड टॉकिंग फ्रॉम माय टेलीफोन टू ऑल दिस पीपल। वी वेंट टू द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वहाँ उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, इनको अब रैंक लगाएं अभी, ठीक है। तो सिंस आई वाज नॉट फ्रैंकली स्पीकिंग प्रिपेयर्ड कि आज चेंज ऑफ कमांड होनी है, तो मुझे, आप दोनों ब्रिगेडियर के शोल्डर्स बड़े हैवी होते हैं, सो आई हैड टू टेक आउट वन पिप फ्रॉम बोथ साइड्स टू मेक हिम अ 4-star जनरल, ठीक है। So you demoted yourself. You demoted yourself to promote your army chief. You can say that. I just called my house के भाई मुझे नए रैंक्स के भेज दो, बैजेस भेज दो। मैं भाई कैंची से हमने सुराख की इनके शोल्डर्स के ऊपर, एंड एक साइड पे प्राइम मिनिस्टर पुट दी पेपर साइड पे मैंने लगाया, एंड और दिस इसकी वीडियो बन रही थी। ये वीडियो बन गई बिकॉज वो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का, अच्छा, उस वीडियो में जो मुझे याद है, आप कुछ कारपेट पे ढूंढ भी रहे थे, शायद कोई पेन गिर गई थी या कुछ वो आपको पता है उस कंफ्यूजन में बहुत कुछ हो सकता है। बहरहाल नहीं, उस वीडियो में जो कन्वर्सेशन थी वो भी रिकॉर्ड हो रही थी सारी। आई हैव नो आइडिया, बट ये प्रोटोकॉल था हमारा जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस का, उनके कैमरा से जो भी है। एनीहाउ, जब ये हो गया और ये जब व्हेन इट केम ऑन द एयर थ्रू पीटीवी, उसके बाद की कार्रवाई आप बता चुके हैं, व्हाटएवर हैपेंड, ठीक है। अच्छा, तो वो वहाँ पे जो वीडियो थी, आप कैसे पीटीवी क्यों आए, किसने भेजा आपको, क्या कहा, इंस्ट्रक्शंस क्या थी? हुआ ये कि जब मैं उन्हीं के पास आया तो आई थिंक परवेज रशीद वाज द चेयरमैन पीटीवी, तो परवेज रशीद ने रिंग किया, आई थिंक स्पोक टू प्राइम मिनिस्टर कि जी यहाँ कोई फौजी आ गए, एंड क्यों टीवी पे तो चल चुका था उसके चलने के बाद, सो प्लीज ये अभी थोड़ा हमें प्रॉब्लम आ रहा है। वो ब्रिगेडियर साहब, वो वीडियो आपने आके चलवाई थी, टीवी पे पहले सिर्फ खबर एक दफा चली थी और फिर रोक दी गई थी। I didn't get, maybe I don't remember now, maybe, but I don't जब आप आए तो उस वक्त आप आके बता के चले गए, तो बाद में फिर वीडियो चलाई गई थी, मुझे जो अब याद आ रहा है। अच्छा, मैं वीडियो नहीं लेके आया था, now I remember। नहीं, आप नहीं, वो वीडियो उधर ही थी, लेकिन आपने जब वो सूरत-ए-हाल को कंट्रोल में ले लिया और फिर आप वापस जा रहे थे, तो उस वक्त फिर वो वीडियो पीछे पीटीवी वालों ने वो वाली वीडियो जो पड़ी थी शायद एक दफा चलाई थी। ये सेकंड टाइम चली थी, पहली दफा तो चल चुकी थी जिस पे एक्शन हुआ, सेकंड टाइम चली थी। तो वो मैंने यही कहा कि अब तो थिंग्स आर कंट्रोल एंड न्यू कमांड हैज टेकन ओवर, सो दिस अनाउंसमेंट के पुराना चीफ को रिटायर कर देगा, नया बन गया, इसको कर दे अनाउंस, व्हिच वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो आपको भेजा गया? जी, मुझे भेजा गया, ठीक है। जब मैं यहाँ से वापस गया हूँ प्राइम मिनिस्टर हाउस से, टीवी स्टेशन से प्राइम मिनिस्टर हाउस, तो उस वक्त नहीं, आप जब पीटीवी में आए तो थोड़ा सा वो आपको कुछ याद आ रहा है क्या हुआ सूरत-ए-हाल पीटीवी की? वो मतलब आप बता चुके हैं, आपने थोड़ी देर पहले बता दिया, तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। छोटी बात ये है कि वहाँ एक मेजर साहब थे 111 ब्रिगेड के, ठीक है, ऑफ आई थिंक फोर्ट पंजाब के थे, जो कि वहाँ एक मेरे ख्याल है प्लटून साइज फोर्स तकरीबन 20-25 बंदे लेके उधर आए हुए थे, और उन्होंने ये हर फ्लोर पे, ये फ्लोर आपका जो है, जो मेन फ्लोर है जहाँ से टेलीकास्ट होता है, और नीचे सीढ़ियों में बाहर, तो सोल्जर्स इनके हर तरफ थे। So when I reached here and इसने इसके जो ये जो CQB क्लोज, ये जो छोटी होती है स्टेन गन, PRC 77 कम्युनिकेशन वायरलेस, आई थिंक MP5 या जो भी थी, वो उनके राइट शोल्डर पे थी, एंड साथ उनके एक NCO कलर का हवलदार, जिसके बाद G3 राइफल थी। दो सिपाही थे साथ ही पीछे की तरफ, और पीछे 2 सिपाही थे, दे राइफल, एंड सडनली आई रियलाइज्ड कि
वो एनसीओ ने भी राइफल मेरी तरफ की हुई है, पीछे सिपाहियों ने भी की हुई है, एंड मेजर इज ट्राइंग टू टेक डाउन हिज स्टेन गन और MP5 फ्रॉम द शोल्डर। एंड मुझे एक होता है ना सिक्स सेंस ने मुझे बताया कि दे आर गोइंग टू फायर एंड इट They कुड will हैव बीन not अ fire. टेरिबल ब्लडी रेवोल्यूशन जो है ना, ब्लडी कू, वो उस वक्त हो सकता था। ये तो थैंक गॉड द आर्मी शुड थैंक मी फॉर अवॉइडिंग इट। ठीक है जी, इट कुड हैव बीन अ डिजास्टर, बिल्कुल किलिंग शुरू हो जाती वहां। और तो बात ये भी है कि हम वहाँ मौजूद थे और हम आप दोनों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, अच्छा, आपको और अब मेजर आगे क्या साहब को। हुआ? मतीउल्लाह, आगे क्या हुआ? अच्छा, आगे जो मेरे साथ एक मेरे साथ SSG का बंदा था जो मेरे पीछे खड़ा था, जो कि मैं एज अ सिक्योरिटी साथ लेके आया था, और एक मेरे साथ था पुलिस का, आई एम नाउ इवन फॉरगेटिंग हिज नेम, बट आई रिमेंबर यू वेयरिंग व्हाइट शलवार कमीज एंड अ ब्लू वास्केट। उसका उससे मैंने पूछा तेरे पिस्टल है? उसने कहा जी है। मैं कहा किधर रखते हो? मैं कहा इसको बाएं पॉकेट में रखो, लेफ्ट, वॉक ऑन माई राइट साइड इन केस रिक्वायर्ड। Out no chance, army will not take out weapons on a serving brigadier in uniform, but if they do, then we have to be careful, ready. SSG वालों को मैंने कहा तूने इंटरफेयर नहीं करना, because you are a military man, तुम मेरे पीछे रहो, in case needed, yes। ये पुलिस वाला मेरे साथ था, so the moment they did that, with I was probably quicker than him, जिसको कहते हैं कॉप है, I took his pistol sooner than he could take his stun gun and pointed at him and told him that it's not a war between you and me. The new regime has taken over. Your old orders are superseded. They are cancelled. You stand down, take your men into the room, stand down. बाकी आपको पता है कि फिर उन्होंने stand down किया and they went to the other room with weapons and चले गए. And this is where TV station दोबारा function करना शुरू कर दिया and वही रील दोबारा चली। ठीक है जी। Anyhow, अच्छा, अब मैं ज्यादा इस पर डिटेल में जाना चाहता कि आपकी पहले एक बड़ी डिटेल वीडियो इस पे आ चुकी है एंड पीपल नो इट। मेन इशू पे आए। मेन इशू ये है कि जब जब आप मैं वहाँ से वापस निकले पहुंचा, तो फिर क्या हुआ? जब निकले वहाँ से वापस वहां पीएम से हाउस जब मैं निकला तो टीवी स्टेशन वाज फंक्शनिंग। आई वेंट बैक टू द प्राइम हाउस एंड जब मैं वहां पहुंचा हूं तो मुझे जो मेरा चीफ ऑफ प्रोटोकॉल था प्राइम हाउस का, रिटायर्ड नेवल ऑफिसर, उसने कहा कि सर ये सिविल एविएशन के जो हैं, इसको DG कहते हैं, सिविल एविएशन जो भी थे, डीजी सिविल एविएशन है जी, हाँ, वो चौधरी साहब, चौधरी अमीन, ही इज ऑन द टेलीफोन एंड ही इज आस्किंग कि ये जो जहाज का है कि इसको डाइवर्ट किया गया है नवाबशाह, तो इसमें फ्यूल नहीं है, ये नहीं है, व्हाटएवर। मैं क्या, मेरी बात कराओ। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी क्या इशू क्या है? उन्होंने कहा जी इशू ये है कि आई हैव बीन ऑर्डर्ड कि इट शुड बी डाइवर्टेड फ्रॉम कराची टू नवाबशाह। तो मैंने कहा ये ऑर्डर तो मेरे थ्रू तो आपको नहीं आए। कहते हैं नहीं आपके थ्रू नहीं आया, मुझे बताया गया है। आई डोंट नो हु टोल्ड देम। उस वक्त तो मैंने जहमत भी नहीं गवारा कि पता करूं किसने बताया। मैं कहा एंड दिस इज ऑन रिकॉर्ड। मैंने कहा तुम रिकॉर्ड कर लो, मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ कि देयर आर अबाउट 200 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड along with army chief and his team. Their lives are more important. They have to be landed in Karachi. If there's a danger in taking it to Nawabshah, don't take it. क्योंकि एविएशन का जो रूल है कि दे मस्ट हैव इनफ फ्यूल फॉर अ सेकंड स्टैंड बाय एयरपोर्ट के लिए, टर्न आउट के लिए। अगर नहीं है तो देन इट्स कंसिडर्ड इन द एविएशन उसमें कि इट्स डेंजरस। दिस व्हाट आई टोल्ड हिम। ये बता के मैं आई वेंट इनटू द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर वे जनरल ज़िया who had sent me to TV station, ये और दोनों ने मिलके मैंने बताया कि सर TV station is under control, the TV is functioning and ये क्या है कि I came back to my office। उसके बाद आई थिंक मार्शल वाला जो टाइम शुरू होता है, the troops of 111 brigade they came ऊपर से लांगते हुए फेंसेस को and everybody knows what happened at that time। Anyhow, जब मुझे पता चला, I from my office went out and there was a colonel along with his troops, some battalion कौन सी थी I don't remember, some AK battalion, and colonel को मैंने कहा, he was very courteous, he gave me salute and everything, he knew me, I mean he was probably one of my cadets also from PMA। तो उसने मुझे कहा कि सर मैं ना कॉम्प्लीमेंट्स के साथ कैसा वी हैव बीन ऑर्डर्ड टू टेक। उसको मैंने एक ही बात की,
मैं कहा, listen, I have disarmed all my men and all the troops in PM House. Please refrain from firing because bloodshed should not be there. Like I stopped on TV station, I stopped here also. मैं कहा, there should no bloodshed. Every weapon has been taken home. There's nobody is with weapons now. And please, this is a Prime Minister house of Pakistan, not जी of सर। India. ये प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान हाउस है, इंडिया के नहीं है. Therefore, please don't put your truck on the lawns and don't destroy anything. ठीक है? और we are standing. जो आपने, I knew by that time. So I went and I told the Prime Minister, who was sitting in his private chamber along with, Shahbaz Sharif and Chaudhry Nisar and वो जो क्रिकेट के थे, सफर रहमान भी, क्रिकेट वाले भी थे, I'm forgetting his name now. ये दो भाई जो थे, ये उनको मैंने कहा, सर आदमी टेकन ओवर and if you want to go out, helicopters are ready. ठीक है जी? If you want to leave your prime minister, because I knew they could kill him. Anything could happen. तो मैं कहा, if you want to go, you can go. But ये कह के मैं अपने ऑफिस में आ गया. And then, meanwhile, I was confined to my office by the military. Hello. I was confined in my office by the military, and meaning is history now. It was taken over at midnight. मियां साहब ने क्या कहा, जरा दोहरा दें, मियां साहब का क्या रिस्पांस था? उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया. He just listened to me and I left because मैं जल्दी में था to see the situation. I must be in my office at that time. तो उनको मैं बता के आ गया. मैं कहा, जी ये है, in my calculation they have taken over because when they go to TV station they have taken over. Now घर में भी आ गए, they have taken over. So इसके बाद के यही है कि you want to stay or you want to leave the Prime Minister house, helicopter is ready. ठीक है जी? So I came back to my office and around midnight, 12 बजे करीब, I was arrested and taken to the पिंडी में सेफ हाउस में. अच्छा, उससे पहले मियां साहब को अरेस्ट करके ले गए थे. आप जो कह रहे हैं ना, I was never charge sheeted. मेरे खिलाफ कोई ट्रायल नहीं हुआ. I was never taken trial by any military court. ये आप अमेंड कर दें इसको. ये जो है ना, never. I have no charge sheet, no nothing, never tried, never anybody asked me anything. उसकी वजह ये थी कि शायद जो बातें आप कहते हैं वो भी रिकॉर्ड पे आ जाती कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने नया आर्मी चीफ लगाया था और ये coup हुई है, वो सारी चीजें फिर रिकॉर्ड पे आ जाती, जो एविडेंस बन जाता. Exactly, you are 100% right. अगर ये मैंने ऑप्ट किया तो मैं कहा, जी मेरा कोर्ट मार्शल करो, if I am guilty, give me my counsel, give me my defense. उन्होंने नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि एविडेंस ना क्रिएट हो फ्यूचर के लिए. उन्होंने एक इंक्वायरी कराई after 6-7 months, 8 months, जिसमें जनरल हामिद जावेद, who was the chief of staff with Musharraf, and दो और जनरल थे, जनरल आरिफ हसन and जनरल another chap, ये लोग थे. इंक्वायरी हुई. इंक्वायरी was dropped eventually because जैग ने कहा कि there is nothing against his officer. He has stood by the constitution. He has stood by the oath he took on his commissioning. ये जैग ने कहा? हाँ जी, ये किसने कहा? ये यानी वो जो टीम थी, उनके दिमाग में ये था ना कि जी अभी इसको क्या चार्ज करें. जैग ब्रांच कह रही है, there is nothing against him. मैं कह रहा हूँ कि मैंने क्या किया. जैग ब्रांच ने इन राइटिंग ये लिख के दिया था. I have that I don't know. मगर ये मुझे पता है कि according to my information, they said there is nothing against him and the case was dropped. मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ कि देखें, as I said, जैसे पहले कह चुके हैं, मैं पूरे आर्म फोर्सेस में 8.5 लाख से जितने भी थे, आर्मी नेवी एयर फोर्स, I was the only officer and particularly a senior officer who stood by the oath which I took on my commissioning, who defended the constitution and who obeyed the new army chief, General Ziauddin. So I did nothing wrong. I was 100% according to the book right. बल्कि I would say जो accomplice थे with Musharraf, General Aziz and Commander 10 Corps जो थे, जिन्होंने मार्शल लगाए, आज वो दंदनाते फिर रहे हैं. One made a 4-star general. मुशर्रफ साहब के फैमिली को पेंशन मिल रही है, उन सबको सारे मराहत पेंशन मिल रही है. They are the guilty people. उनको कुछ नहीं हुआ. And an innocent man like me, who stood by the constitution and the new army chief and the oath, उसके साथ इन्होंने 1.5 साल मुझे कह देते हैं राई में रखा, टॉर्चर चल में. My wife and my kids were put under house arrest.
My 3 kids at that time were 11, 9 and 7. Youngest one was 7, right? उनके साथ फिर उनको confine कर दिया घर में, then उनकी schooling suffer की, they were not allowed to go anywhere. Then my family was authorized to stay in the house as long as I was in uniform. इन्होंने उनको फौरी तौर पे 3 महीने रखने के बाद they pushed them out of that house. Luckily we had a house to stay, my parents' house and my in-laws' house. Otherwise ये ना होता तो बेचारे कहाँ जाते, राइट? कितना जुल्म है ये एक औरत और बच्चों के साथ. ये तो मतलब मैं कभी किसी ने जिक्र भी नहीं किया. Probably this is another story of zulm by Musharraf and his team. Absolutely unforgivable. ये जो आज कह रहे हैं ना कि वो हमास कर रहा है पैलेस्टाइन में, इन्होंने मेरे साथ ये किया है, मेरी फैमिली के साथ ये किया है, ये जो आज बड़े बोल रहे होते हैं. ठीक है जी, अनफॉर्चुनेटली. तो मैं ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहता, बट द लॉन्ग एंड शॉर्ट इज कि मुझे आर्मी से पूरी उम्मीद है. I believe in the army system of justice. Unfortunately, this was not the army. This was one man show. Or is 2-3 people जो टीम थी. मैंने सारे आर्मी चीफ्स को दरखास्तें दी, and all army chief before they became army chief, they were with me. They all agreed कि yes तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है and you need to be redeemed. बल्कि आपको compensate करना चाहिए. Because by the way, I was approved Major General in the MS branch का हमारा silent board होता है days before the martial law. And the MS Pervez Masood, General Pervez Masood, he told me that we are pulling you out from the Branchter House and we are sending a new panel. So, and you have been approved and you have to play somewhere. So, with that kind of background, I stood by the Constitution. हालांकि मेरे लिए बड़ा आसान था. नहीं यार, जनरल बनो और फारिग हो जाओ. But no, that is not what Brigadier Javed Iqbal Malik is made of. ठीक है जी? I'm an honorable man. Though I've done nothing wrong. And I request, जिनसे मुझे बड़ी उम्मीद है, present army chief जो हैं, he is a religious man, बड़े ये compassion है इनके अंदर, he is a good man, and I request and I'm 100% hopeful that my case will be heard by him and by the army with compassion, not emotionally, हक के ऊपर, justice के ऊपर, and I will be compensated. And असूलन तो they should give me my honorary rank, my rank of Major General, maybe 3-star general, जो मैं डिजर्व करता था. बट कम से कम मुझे ये सब कुछ तो जो मेरी टोटल entitlements हैं since 1999 till today, they have to be given to me. It's my birthright, 30 years of service. तो मैं कहने के बाद end of the day, I am very thankful to you. आपने मुझे मौका दिया बात करने का. And I must say you are a brave man, you are a man of courage, and you are a man who stands by justice. सर हम तो चले this सर is what I want to say. जो भी जितना करते हैं, लेकिन सबसे आम बात यह है कि आपने यूनिफॉर्म में होते हुए एक आर्मी चीफ एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को रेजिस्ट किया. ये बहुत मुश्किल काम था. तो इसकी वजह क्या थी? बेसिकली एज यू सेड कि आप ओथ का सोच रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन का सोच रहे थे, लेकिन क्या इतना अरसा नवाज शरीफ जैसे सियासतदान के साथ काम करके एक घर का फर्द बन के ऐसा ये नेचुरल बात नहीं है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करता है, घर में रहता है, ऑफिशियली या अनऑफिशियली, तो वो कुछ एक किस्म का एफिलिएशन डेवलप हो जाती है. तो क्या ये वाकई आइन और हल्फनामे की बात थी या जाती ताल्लुकात की भी बात एक बन गई थी? तो आपने इतना मुश्किल फैसला कैसे ले लिया कि आपने आर्मी चीफ को रेजिस्ट किया और पीटीवी पहुंच गए, और उसको कितना बड़ा ये डिसीजन था? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन. देखिए, ये तो आपने बिल्कुल ह्यूमन नेचर की बात की है. आपका कुत्ता भी आपके साथ हो, उससे भी एफिलिएशन हो जाती है. ठीक है, दो इंसानों की तो हो जाती है. एफिलिएशन मेरी है, मेरी थी. आई विल ऑलवेज हैव एफिलिएशन, बट मेरा डिसीजन वाज नॉट बेस्ड ऑन एफिलिएशन. इट वाज बेस्ड ऑन लीगल ग्राउंड्स. क्योंकि मुझे अगर ये नए आर्मी चीफ जनरल जियाउद्दीन को रैंक ना लगा होता, उनका नोटिफिकेशन पे प्रेसिडेंट ने साइन ना किए होते, नए आर्मी चीफ ने टेक ओवर ना किया होता, एटलीस्ट पेपर पे तो टेक ओवर कर लिया था, फिर ये आपका सवाल जो है ना जायज बनता है. व्हेन द न्यू आर्मी चीफ इज देयर, आप मुझे बताएं कि मेरे सामने एक रिटायर्ड आर्मी, आपके सामने रिटायर्ड आर्मी चीफ है और एक नया सर्विंग आर्मी चीफ है, आप किसको ओबे करेंगे? साफ ज़ाहिर है नए आर्मी चीफ को ओबे करेंगे, बिकॉज ही हैज जस्ट बीन प्रमोटेड एंड अपॉइंटेड. तो मैंने ओबे किया है नए आर्मी चीफ को, जनरल जियाउद्दीन को, एंड इन दैट ओबीडियंस जो भी मैंने एक्शन किया है,
that was absolutely legal action as per constitution. Affiliations, आपकी आवाज एक अफिलिएशन जो है ना जी, वो बिल्कुल आप यानी मैं डिनाई नहीं कर सकता कि अफिलिएशन, बट इट हैज माय एक्शन हैज नथिंग टू डू विद अफिलिएशन. इट वाज ठीक है। बिकॉज अच्छा, न्यू आर्मी चीफ वाज आपने कहा कि आपने बहुत से आर्मी चीफ के साथ दरख्वास्तें भी दी, लेकिन आपका मसला हल नहीं हुआ। तो नवाज शरीफ साहब भी तो दोबारा वजीर आजम बने थे, उन्होंने क्यों नहीं आपका मसला हल किया? आपकी मुलाकात नहीं हुई जब 2013 में नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आए थे? देखिए, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछे, और मुझे अगर वाकई मेरी कोई एफिलिएशन ऐसी होती तो ये मुझे रिडीम कर देते फौरन, या मैं कोई आज कोई एमएनए होता, कोई सेनेटर होता, कोई मिनिस्टर होता, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन होता. तो ये शो करता है कि हमारी एफिलिएशन है, मगर ये उस हद तक नहीं है वेयर आई विल और ही विल गो क्रॉस द लिमिट्स. आई विश ही कुड, बिकॉज व्हाटएवर आई हैव डन, एनीबॉडी ऑन हिज प्लेस उसको इसका रिगार्ड बहुत ज्यादा करना चाहिए था. बट एज इट इज, नो प्रॉब्लम, इट डजंट मैटर. ठीक है जी. मगर सर, व्हाट मैटर्स इज एज अ जी. ब्रिगेडियर आपने ये साबित किया कि व्हेन यू आर ऑन ड्यूटी देयर इज नथिंग पर्सनल। मगर आपके सामने मिसाल भी है, जो आपका स्टाफ होता है, जूनियर ऑफिसर्स होते हैं, जो एडीसीज होते हैं, ऐसी मिसाल मौजूद है कि उन्होंने फौज को छोड़ के प्राइम मिनिस्टर की फैमिली का हिस्सा बनने का फैसला किया। आप इस अमल को कैसे देखते हैं? देखिए, एडीसी तो किसी ने नहीं किया. मेरे ख्याल में तो किसी ने भी फैसला ऐसा नहीं किया कि दे शुड बिकम पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स फैमिली. आई डोंट नो, अभी ये नाम ले, मे बी आई डोंट आई रिमेंबर नाउ. थिंक कैप्टन सफ्दर जो थे वो एडीसी थे प्राइम मिनिस्टर के। कैप्टन सफ्तर वाज नॉट एडीसी जी. कैप्टन अच्छा, सफ्तर तो बड़ा पता नहीं कब था उधर. ही हैड नथिंग टू डू विद द प्राइम मिनिस्टर हाउस स्टाफ, नॉट अच्छा, इवन 1%. ही वाज नॉट अच्छा, वो एडीसी. बहुत बात की बात है, आप ये कह रहे थे। वो वो पहले जो पहला टेन्योर था मियां साहब का, उस वक्त थे वो जनरल, वो जदोई के साथ गए थे as a ADC in an interim government, and he continued क्योंकि ADC की selection is a very serious selection. Safdar never went through a panel of selection, right? Like military secretary, ADCs, they are not just like that कि आप मर्जी से किसी को लगा दें. It's a proper GHQ selection. बट Panels ही are made. लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ के साथ काम किया एज एडीसी, देखिए, नहीं? उन्होंने काम किया था, मगर वो पहला टेन्योर है. Then he retired. Before I joined the army, he was a अच्छा, retired man. He अच्छा, was not serving. जी जी. अच्छा, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अदालतों में आपके साथ क्या ट्रीटमेंट हो रही है? कितने अरसे से आप अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं? तो आपका क्या तासुर है कि जो जजेस हज़रात हैं, वो आपका केस क्यों नहीं डिसाइड करना चाह रहे? देखिए, मेरा केस इज जस्ट फ्यू मंथ्स ओल्ड. चंद महीने पहले मैं गया था. आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन द जुडिशियल सिस्टम. इसी अदालत ने मेरे केस की जो सुना, मेरे थ्रू माय एडवोकेट, वी एग्रीड कि मेरे से ज्यादती हुई है, एंड बेस्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजमेंट्स इन द पास्ट, ही सेड यू कैन नॉट डिनाई द अर्न्ड पेंशन ऑफ एनी. मेरी 30 इयर्स की पेंशन है. आपकी आवाज़ हेलो, जी, कैन यू हियर मी? आपकी आवाज़ अभी भी हेलो? एक सेकंड, ये मुझे बीच में कोई कॉल आ रही है, इसको मैं खत्म करूं. शायद एक कॉल है। हेलो? अब आ रही है? जी, अब आ रही है। हाँ, तो ये जो है बता रहा हूँ बेसिकली कि ये इन्होंने दिस द हाई कोर्ट लाहौर बेंच ने, आई मस्ट गिव फुल मार्क्स टू देम, इन्होंने बेस्ड ऑन मेरिट दे हैव रिटन, दे रोट टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कि दिस ऑफिसर इसको हियरिंग दें और इसकी पेंशन जो है 30 इयर्स पेंशन मस्ट बी गिवन, ही डिजर्व्स इट. तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सेक्रेटरी डिफेंस एंड हिज टीम, जब मेरा उनके साथ हुआ है, ये जस्ट अबाउट 3-4 महीने पहले की बात है. So they referred the case to GHQ, which automatically mean that they agreed with my contention कि इसको पेंशन मिलनी चाहिए. Otherwise they would have rejected the case. ठीक है। GHQ में whatever happened, जैसे आपको पता है स्टेटस को होता है फौज में कि पहले क्या किया था जी, ये किया था, चलो लिख तो इसको नहीं करेंगे. अनफॉर्चुनेट, दे मेरिट ऑफ द केस पे ये आज तक नहीं गए. ये बस वो मुशर्रफ के वो कि सिंस एन आर्मी चीफ डिड इट, एक इमोशनल तरीके से देखते हैं, नॉट legally, not dispassionately, not on the merit of the case.
तो ये उन्होंने वापस लिख दिया। अब मैंने दोबारा पिटिशन की है, जो इसकी बाद में भी आया है और जिसकी वजह से आप मुझसे भी इंटरव्यू भी ले रहे हैं। तो मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है जी, इंशाल्लाह ये आखिरी जस्टिस जो आपने जी। आखिरी हुक्म चैलेंज किया है सेक्रेटरी दिफा का हाँ जी। लाहौर हाई कोर्ट में, वो सेक्रेटरी जी दिफा जी। ने वो हुक्म क्या दिया है? उसने कहा कि जी जो बाकी सब लिखा है उसमें, वो एंड में ये लिखा है कि नो योर द स्टेटस को, यानी कि यू विल, जो पेंशन आपको नहीं मिली वो, यानी दूसरे लफ्जों में जीएचक्यू इज नॉट डिक्लेयर्ड। ठीक है जी। तो उसको मैंने चैलेंज किया है प्योरली ऑन द लीगल मैटर्स एंड ऑन, जो यानी एज आई एम अ ह्यूमन बीइंग, नाउ आई एम गेटिंग ओल्ड। ठीक है जी। अब आई कांट अर्न मनी। 30 साल मैंने अपने करियर का बेस्ट टाइम दे दिया, एंड आई टेल यू, इफ यू गो एंड चेक द रिकॉर्ड, आई हैव प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड्स इन द पाकिस्तान आर्मी अपने जमाने का। ठीक है जी। सर्विस रिकॉर्ड। तो ये ज्यादती है। अब मैंने यही कहा जी, मुझे पेंशन दें, मैं ना आपसे कुछ और मांग रहा हूँ, जो मेरा हक है। 30 साल सर्विस मैंने की है, जस्ट बिकॉज एक यूजर्पर जो है, जिसने मार्शल लॉ लगाया, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ किया, जिसने सब कुछ किया, वो और उसकी टीम जो है, उन वो ननाते फिरे हैं, दे गॉट एवरीथिंग। और मैं, जिसने हक के ऊपर सारा किया, उसको आपने पहले कहते थे राई में डाला, फिर एग्जाइल में चला गया, फिर उसकी पेंशन बंद हुई है। ये तो बड़ी ज्यादती है। तो अच्छा मतीउल्लाह भाई। ब्रिगेडियर साहब, आखिर में ये जी। बता दें कि आपके फैमिली को, बीवी बच्चों को किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब आपके खिलाफ फौज ने कार्रवाई की? कुछ आपने मुख्तसर तो बताया है कि घरों में मुकीद होके रह गए, आपके अहल खाना भी, मगर बाद में अब आपके बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हो गए होंगे, तो किस किस्म का कोई आपको फौज के अंदर से कोई ऐसा कोऑपरेशन मिला, सपोर्ट मिली आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को? आपने कहा कि आप अपने इन-लॉज़ के घर में रहे, तो किस किस्म की मुश्किलात थी और ख़ास तौर पे माली मुश्किलात क्या थी? बड़ा आपने बड़ा वो एक दिल के जो तार हिला दिए हैं सवाल करके। ये मेरी जिंदगी का वो चैप्टर है, जिसको मैं जितना सोचना उतना मुझे आज भी आंसू आ जाते हैं। मेरी वाइफ, मेरी बीवी, मेरे बच्चों के साथ इन्होंने वो किया जो मैं पहले कह चुका हूँ, जो इजरायली गाजा में कर रहे हैं फलस्तीनी के साथ जुल्म किया है। पहले हाउस रखा, फिर घर से निकाल दिया, फिर कोई तनख्वाह नहीं। मेरे बैंक जो है, जो थोड़ा बहुत पैसा था, आई एम नॉट अ रिच मैन, मैं तो मिडिल क्लास का बंदा हूँ, वो भी इन्होंने फ्रीज कर दिए। और जो मेरी ऑथराइजेशन थी, फॉर एग्जांपल मैं ये आर्मी के घर के लिए इतने सालों से कंट्रीब्यूट कर रहा था, इन्होंने मुझे घर नहीं दिया। मुझे एग्रीकल्चर लैंड जो आर्मी दी वो कार्ड, मेरा कोई यानी फैसिलिटी नहीं दी। फाइनेंशियली आई वाज इन बैड शेप, बिकॉज मैं उन लोगों में से नहीं था जो अनफॉर्चुनेटली होते हैं कि ड्यूरिंग सर्विस दे मेक मनी। इट्स ऑन रिकॉर्ड, आई मीन दिस कैन बी चेक्ड अप। तो आई वाज जस्ट अ प्योर सोल्जर, राइट, थॉरोब्रेड सोल्जर फ्रॉम अ फैमिली ऑफ सोल्जर्स, जो कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर चल रहे थे, नथिंग एल्स। तो फाइनेंशियली यस वी सफर्ड अ लॉट। बल्कि मैं आपको बता बताऊं, मैं शायद किसी से कभी शेयर नहीं किया। मैं जब आया हूँ एग्जाइल से, अपने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से निकला हूँ 1.5 साल के बाद, आई सॉ द कंडीशन ऑफ माई वाइफ एंड किड्स। माई वाइफ वॉज वर्किंग in one of the hotels in Lahore for on a salary of just 20,000 rupees. Wife of a brigadier, daughter-in-law of a brigadier, right, and daughter of a colonel, and unfortunate. वो क्यों कर रही थी? Because we had no money. मैंने आके, अब मैं क्या बताऊं, मैंने लेबर से काम शुरू किया। I started as a ordinary labor dealing with ये कबाड़िए नहीं होते, इनके साथ मिलके। Then I grew up, then I went to other things, and eventually I had to leave Pakistan. Although I was ECL, मैं one time permission लेके for Umrah I went there, and there in Saudi Arabia I realized कि अगर मैं वापस गया तो मेरे पास तो खाने के लिए नहीं है। What will I do? How long my parents or my in-laws can afford? You know, 3 बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, deprived बच्चे हैं। So yes, they suffered a lot. मेरे बेटे पे जो सबसे छोटा था 7 years का था, आज भी उसके ऊपर स्कार्स हैं, उसके साइकोलॉजिकल मेकअप में इसका इम्पैक्ट आता है। ही शुरू में वो फौजी को देखता था या पुलिस को देखता, डर जाता था, सहम जाता था। क्योंकि हमारे घर में मतीउल्लाह, जब ये मुझे पकड़ के लेके गए हैं, अगले दिन ये फौजी आए, इन्होंने ठुड्डे मार के मेरा घर तो खोला है। मेरे यानी इनको शर्म भी नहीं थी कि मेरे वाइफ के कपड़े और चीजें उठा के, औरत की चीजें आप बाहर फेंक रहे हैं।
बच्चों को डराए हुए, किताबें फाड़े हैं, मतलब क्या ज्यादती की है इन लोगों ने। तो मैं जितना भी बोलूं कम है। मुझे अफसोस ये है कि जिस फौज को मेरे खानदान ने इतना साल दिए हैं, 100 साल तकरीबन हमने दिए हैं, उसके साथ इन लोगों ने क्या किया, अनफॉर्चुनेट। साहब, आपको फौज पे तो अफसोस है, लेकिन उस प्राइम मिनिस्टर पे अफसोस नहीं है जिसके खातिर आपने ये सब कुछ भुगता, और उसको दोबारा वज़ारत-ए-उज़्मा मिलने के बावजूद भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आपको इंसाफ दिलवा सकता बतौर वज़ीर आज़म। आपने एक ऐसे वज़ीर आज़म के लिए इतना बड़ा स्टैंड कैसे ले लिया? आप सही कह रहे हैं, मुझे अफसोस है इस चीज का, और आई एम श्योर कोई वजह जरूर होगी कि मियां साहब ने नहीं किया, क्योंकि बंदे ऐसे नहीं है, वो उनमें है, कैपेशन है, मगर वाकई मेरे लिए उन्होंने नहीं किया, जिसका मुझे अफसोस है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर जावेद इकबाल मलिक साहब। आपको तो अफसोस ज़रूर होगा, आप जिन तकालीफ से गुजरे हैं, मगर मुझे यकीन है कि जो लोग जमहूरियत और आइन पे यकीन रखते हैं, उनको आप जैसे फ़ौजी अफसरान पे फ़ख्र होगा। बहुत शुक्रिया मतियुल्लाह जान, MJtv से इतना ही। थैंक यू इजाज़त सो मच, दीजिए। थैंक अल्लाह यू सो हाफ़िज़। मच, अल्लाह हाफिज।